आज पहला क्लास है। आज पहला क्लास है मेरा कृषि संबंधित आज क्लास होगा। आज हम लोग कृषि संबंधित देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है, पहले इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से। एग्रीकल्चर का शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और कहाँ से हुई है, इस बात को हम पहले समझेंगे। पुराने ज़माने से ही पहले हमारे सदियों से भारत में से कृषि होती ही आ रही है, लेकिन इसका अर्थ को आज हम अच्छी तरह से समझेंगे। शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। पहला हम अगर समझेंगे एग्री का अर्थ क्या होता है। एग्री का अर्थ होता है मृदा। एग्री का अर्थ मृदा होता है तथा कल्चर का अर्थ कृषि होता है। ये हुआ कृषि। एग्री का मतलब मृदा और कल्चर का अर्थ है कृषि, जो कि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जो भी उपजाते हैं या बोते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कृषि कहेंगे। और एग्री का अर्थ होता है मिट्टी, जिसको हम लोग मृदा कह सकते हैं। हम मौसम किस किस मौसम में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फसल हम देखेंगे पहले। फसल मुख्यतः तौर से जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला फसल जो है रबी फसल, दूसरी फसल जो है खरीफ फसल, और तीसरी नंबर जो है जायद फसल। ये 3 फसल होते हैं। तीनों के बारे में हम समझेंगे अलग अलग से और विस्तार से समझेंगे कौन सी फसल किस मौसम में उगाई जाती है। पहला हम देखेंगे रबी फसल। रबी फसल को अक्टूबर से नवंबर के महीने में, अक्टूबर से नवंबर के महीने में
रबी फसल उगाई जाती है इस फसल में, और इसकी कटाई उगाई जाती है ये, और इसकी कटाई जो है ये बुआई का महीना है। मुख्य फसल की बुआई, ये बुआई अवधि है, बुआई की अवधि है जिसको हम महीना कह सकते हैं। और इसमें कटाई की जो महीना होती है मार्च से अप्रैल के बीच इसकी कटाई की जाती है, जिस कटाई की अवधि हम कह सकते हैं। ठीक है, ये अब रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन फसलें आते हैं इसको हम देखेंगे। रबी फसल में फसल देखते हैं। रबी फसल में देखेंगे हम गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, राई, तथा आलू आदि। ये फसलें रबी फसल कहलाती है, जो कि अभी रबी फसल की मौसम है, जो कटाई अभी चल रही है। अभी खेत सब में गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, राई ये सब लगा हुआ है। बहुत जगह तो कट चुका होगा। दूसरी फसलें हम देखेंगे। खरीफ फसल, खरीफ फसल की पहले हम देखते हैं किस समय इसको उगाए जाते हैं, बुआई की जाती है। बुआई का महीना हम पहले जान लेते हैं। बुआई का महीना इसमें होते हैं, बुआई का महीना जून से जुलाई। अब बुआई का ये मौसम हो गया, बुआई अवधि समय हो गई। बुआई के समय खरीफ फसल की। अब कटाई का हम देख लेते हैं। कटाई का हो गया इसका अक्टूबर से नवंबर, ये कटाई अवधि, ये कटाई की अवधि है। ये खरीफ फसल है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी फसलें आती हैं। खरीफ फसल में कौन कौन से अनाज आते हैं। जैसे पहले हम लेते हैं चावल, जो कि इस महीने के बाद है। बिचड़ा बुआई, धान की बुआई की जाएगी। चावल, और हो गया इसमें ज्वार हो गया, बाजरा, तिल की खेती इसी मौसम में की जाती है। मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, और सोयाबीन आदि। ये फसलें मुख्य रूप से जो है
चावल, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि ये फसलें खरीफ फसल कहलाती है। अब हम देखेंगे इसके बाद ज़ैद फसलें कौन सी होती है। चलिए अब ज़ैद फसलें के बारे में हम जानते हैं। ज़ैद फसल क्या है। ज़ैद फसल, तीसरा नंबर ज़ैद फसल। ज़ैद फसलें इसकी अवधि हम देखेंगे किस समय बुआई की जाती है। इसके मौसम मार्च से अप्रैल के महीने में इसकी बुआई की जाती है। बुआई की अवधि ये ज़ैद फसलें हैं। और कटाई का मौसम जो है जून से जुलाई महीने। कटाई अवधि ये अवधि है। ज़ैद फसलें मार्च से अप्रैल बुआई की जाती है और जून से जुलाई में कट जाती है। आप देखेंगे इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें हैं देखेंगे। अभी मार्केट में ये फसल की बहुत मांग रहती है। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं जो हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं साबित। इसमें हम देखेंगे तरबूज हो गया, खरबूजा। इसके बाद हम देखेंगे खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। इस मौसम में आप देखेंगे हरी भरी सब्जी अधिक मिलती है। तरह तरह की तरबूजा, खरबूजा, खीरा, भिंडी जैसे हो गए, कद्दू, टमाटर इस मौसम में उगाए जाते हैं। बतिया आदि ये ज़ैद फसलें हैं। अब ये फसलें हम देखेंगे कौन कौन सी फसलें अभी हम पढ़ें। कृषि में फसलें 3 प्रकार के होते हैं। रबी फसल, खरीफ फसल और ज़ैद फसल। हम देखेंगे रबी फसल कब से कब तक कब बुआई जाती है और कटाई जाते हैं। अक्टूबर से नवंबर के महीने में बुआई की अवधि होती है। समय मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी कटाई होती है। ये रबी फसल की है। रबी फसल में कौन कौन से आते हैं देखें। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि ये सब फसलें रबी फसल की है। अब देखेंगे खरीफ फसलें किस महीने में बुआई की जाती है। खरीफ फसलें जून से जुलाई के महीने में बुआई की जाती है और अक्टूबर से नवंबर के महीने में कटाई की जाती है। खरीफ फसलें कौन कौन से हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, तिल,
मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन इत्यादि। ये जो फसलें हैं ये खरीफ फसलें हैं। अब ज़ैद फसलें समझेंगे। ज़ैद फसलें कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। मार्च से अप्रैल के बीच इसकी बुआई की जाती है। अभी के महीने जो चल रहे हैं ये जो है ज़ैद फसलें के महीने चल रही है। अप्रैल तक इसकी बुआई की जाएगी। जून से जुलाई के बीच में इसकी कटाई की जाएगी। इस बीच में कौन कौन इसके अंतर जो है कौन कौन से फसलें आते हैं ज़ैद फसलें में। तरबूज, खरबूजा, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार के इसके अंतर्गत सब्जी आती है। अब देखेंगे कृषि में देखेंगे मौसम बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। मौसम ठीक ठाक अगर रहा तो फसल भी अच्छी होती है। अगर मौसम गड़बड़ी रही तो मौसम की खराबी, जैसे कि अभी बहुत सारे हमारे फसल लगा हुआ है। अभी देखिए गेहूँ, चना खरीफ फसल लगा हुआ है और बारिश पड़ा, इससे बहुत सारा नुकसान भी हुआ है फसल को। अब देखें कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। ठीक है, तो इसके पैदावार के लिए हमें क्या चाहिए। कृषि के लिए मुख्य बात क्या है। मुख्य बात इसमें क्या है, हमें विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना है। हम मुख्य रूप से दो फसलें, दो मौसम की ही बात करते हैं। इसमें मिश्रित कृषि क्या होती है। मिश्रित कृषि में हम देखेंगे मिश्रित कृषि का की जो है प्रमुख विशेषता क्या है ये हम समझेंगे। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। इसमें हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। पशुपालन और कृषि, इसको मिश्रित क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। उत्पादन को एक साथ करना। कृषि और पशुपालन एक साथ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम मिश्रित कृषि कहते हैं। अब जो है सबसे भारत में रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो
सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन? इसमें देखेंगे भारत में जो रासायनिक उर्वरक के सबसे बड़े 2 राज्य कौन कौन से हैं, जो उपभोक्ता जो हमें उर्वरक उपलब्ध कराते हैं। इसमें पहला नंबर पे आते हैं उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ये 2 राज्य हैं भारत के जो कि सबसे बड़े उत्पादक हैं हमारे उर्वरक के। भारत के शाब्दिक जो क्षेत्रफल किस पर अधिक जोर देते हैं? सबसे अधिक अगर भारत में शाब्दिक फसलें उगाई जाती है कृषि में भारत में, तो चावल, धान जिसको हम बोले धान की खेती की जाती है शाब्दिक भारत में शाब्दिक क्षेत्रफल पर जो कृषि क्षेत्रफल पर जो सबसे अधिक फसलें उगाई जाती है, कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो धान की खेती की जाती है। पर किस फसल की खेती की जाती है? तो इसमें सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है? धान की खेती। धान की खेती सबसे अधिक भारत में शाब्दिक रूप में खेती की जाती है। सबसे अधिक क्या चीज़ की? धान की खेती। किस राज्य में सबसे अधिक खेती की जाती है धान की? तो सबसे अधिक ये जो है शाब्दिक क्षेत्रफल में अगर बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश में धान की खेती की जाती है। और धान सबसे अधिक उगाए जाने वाली राज्य भारत में कौन से है? तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद हम देखेंगे भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं? भारत के किस राज्य को हम चावल का कटोरा कहते हैं? तो हम कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? चावल का कटोरा कहते हैं। चावल में अब जानेंगे धान की खेती में धान की किस्में कौन कौन सी है? धान की किस्म धान की किस्म धान की किस्म कौन कौन सा है? धान की किस्में जो है सब उन्नति वाली कौन कौन सी? पहले हम देखें जया, ये धान की किस्म है। जया, पद्मा है, पूसा सुगंधा 5 है, सुगंधा 5,
जमुना एवं कृष्णा ये फसलें धान की फसल के किस्में हैं। अब हम देखेंगे धान के फसल में किस जीव का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, ये देखेंगे। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो किस चीज का उपयोग किया जाता है सबसे अधिक? तो नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में धान की खेती करने के लिए। मध्य प्रदेश के जिले में जो खरगोन जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ कपास की खेती की जाती है। सफ़ेद सोना का क्षेत्र भी कहा जाता है, सोने की क्षेत्र कहा जाता है मध्य प्रदेश के खरगोन जिला को हम लोग सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहते हैं। चावल की खेती के लिए चावल की खेती में कितनी चाहिए पानी की आवश्यकता पड़ती है? चावल की खेती कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक और 25 सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु के दशाएं मानी जाती है। चावल की खेती के लिए कितनी पानी चाहिए हमें? जलवायु कितना? 100 सेंटीमीटर, उससे अधिक भी हो जाए 110 120 से कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तापमान जो धान की अच्छी फसलें उपज हो सके 25 सेल्सियस डिग्री तापमान होनी चाहिए। चावल
ये धान की है। कृषि हम क्रांति देखेंगे। कृषि उत्पादन संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति देखेंगे। किस क्रांति के अंतर्गत कौन फसलें आती है। कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ देखी जाएगी। हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। कृषि ये क्रांति हो जाएगी, ये हम लिख देते हैं कृषि संबंधित बातें होगी। इसमें पहला हम लिखेंगे हरित क्रांति। इसमें होगा खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति में सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। फल एवं सब्जी उत्पादन बागवानी से है। सुनहरी फसलें क्रांति जो है किसके अंतर्गत आते हैं। फल और सब्जी और उत्पादन बागवानी में। जैसे लीची के बागान, केला का, सेब, आम, ये सब की सब्जी में जो अभी जो फसलें हम लोग पढ़े, इस सबको हम सुनहरी क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति जो है, ये श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। उत्पादन। श्वेत का अर्थ क्या होता है। पहला नंबर सफेद होता है। सफेद कौन सा फसलें या कौन सा चीज होती है, उत्पाद हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या उत्पाद करते हैं, तो दूध को उत्पाद करते हैं। तो दूध हम किस में गिनेंगे, तो हम दूध श्वेत क्रांति के अंतर्गत गिनेंगे। कृष्ण क्रांति को हम लोग खनिज तेल जैसे इसके अंतर्गत आते हैं पेट्रोलियम
पेट्रोलियम आते हैं, पेट्रोलियम खनिज तेल, कृष्ण को हम काला। जो भी हम पेट्रोलियम जो पहले समुद्र से जो निकालते हैं तो पहले वो किस तरह के होते हैं, काला कलर का होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कृष्ण कलर। कृष्ण का अर्थ क्या होता है, काला होता है। पेट्रोल पहले कैसा होता है, काला गाढ़ा द्रव्य है, इसलिए इसे हम कृष्ण कलर कहेंगे। और नीली, नीली क्रांति, नीली क्रांति के अंतर्गत आते हैं मत्स्य, मत्स्य जिसको लोग हम लोग मछली बोल सकते हैं, मछली उत्पादन, मछली उत्पादन। नीली क्रांति अगर किसको बोलेंगे, मछली उत्पादन को, मत्स्य उत्पादन को नीली क्रांति कहेंगे। दूसरी बात है गोल क्रांति। गोल क्या होता है, हम लोग के घर में पाए जाते हैं, किचन का राजा भी हम लोग कहते हैं इसको, है ना। किचन का राजा किसे हम कहते हैं, आलू को, सब्जी का ही राजा बोला जाए, इसके बगैर किचन अधूरा रहता है। ये हो गया आलू क्रांति। गोल कौन सा है, किस क्रांति को हम बोलते हैं, आलू क्रांति को कहते हैं। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति के अंतर्गत कौन आते हैं, उर्वरक, उर्वरक उत्पादन, उत्पादन। भूरी क्यों कहते हैं, आप लोग खाद देखे होंगे, मिट्टी का जो बनाते हैं केचुआ वगैरह से, तो भूरे ही पाई जाती है। खाद वगैरह जो आप कृषि वगैरह कार्य करते हैं तो आप लोग देखे होंगे जरूर, भूरी रंग की पाई जाती, मृदा कलर की। तो इसको हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि भूरी है। भूरी है तो कौन सा भूरी कलर रहते हैं, मिट्टी, तो मिट्टी में मिलाते हम लोग उर्वरक, तो उर्वरक हमारे भूरी क्रांति के अंतर्गत आ गए। पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति के अंतर्गत कौन से फसल आते हैं, पीली क्रांति में आते हैं तिलहन, 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 तिलहन उत्पादन, उत्पादन, तिलहन उत्पादन। ये देखिए आप लोग जितने भी तेल देखे हुए हैं, जैसे कि आप लोग सरसों की खेत देख, सरसों जिसको हम राई बोलते हैं पहले, तो ये पीली पीली है। तो पीली आप देखें तो क्या है, पीली जब उसका फूल होते हैं, आप सूर्यमुखी का भी फूल आप देखे होंगे, वो भी पीला ही कलर का होता है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि पीली क्रांति किसे कहते हैं, तिलहन की क्रांति को। अब हम देखें इन रजत, रजत क्रांति, रजत क्रांति के अंतर्गत कौन आते हैं, अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आते हैं, अंडा रजत क्रांति के अंतर्गत आते हैं। रजत, इसको हम याद रख सकते हैं कि रजत ने अंडा खाए हैं, या रजत अंडा बहुत पसंद करते हैं, इससे हम अंडा का क्रांति को याद रख सकते हैं। इंद्र, इंद्र धनुष, इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। यदि इसमें जो है कृषि संबंधित नवीन, कृषि संबंधित नवीन, नवीन फसलें, नवीन क्रांति। अब ये नवीन का मतलब होता है नया, नवीन का अर्थ होता है नया, जो कि हम लोग नया नया हाइब्रिड वगैरह जो उगाते हैं फसलें, तो इसके अंतर्गत कौन से फसलें आ जाएगी, नवीन क्रांति, जो नए नए फसल की खोज की जाती है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत आएंगे। अमृत,
अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति जो है नदियों को जोड़ने की योजना को हम क्या कहते हैं? नदियों को। नदी, अमृत क्रांति क्या है? अमृत क्या होता है? जल को हम लोग अमृत बोलते हैं। तो अमृत जैसे आएगा, एक बूंद अगर जल मिल जाता तो अमृत मिल जाता, प्यास बुझ जाता है ना। प्यासे एक बूंद जल मिल जाए तो वो अमृत का समान कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, अमृत किसको कहेंगे? जल। जल कहाँ से प्राप्त होते हैं? नदी से, है ना। नदी से भी, नदी को जोड़ने की परियोजना को हम क्या कहते हैं? अमृत क्रांति कहते हैं। उसके बाद है सदाबहार। सदाबहार, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति के अंतर्गत आते हैं कृषि उत्पादन में दो गुना करना या टिकाऊ कृषि कहते हैं। 2 गुना फसलें उत्पाद करना। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किसे कहेंगे? गुलाबी क्रांति हम कहते हैं, गुलाबी रंग का आपके घर में क्या क्या मिलते हैं ये हम आसानी से याद करते हैं। अपने दिमाग थोड़ा सा लगाइए आप लोग, आपके किचन में क्या क्या गुलाबी रंग का है यूज करते हैं आप लोग। गुलाबी रंग का हम लोग क्या है यूज करते हैं? तो प्याज, ये आप लोग यूज करते हैं। इसके बगैर तो सब्जी ही बेकार है। झींगा मछली, झींगा ये भी गुलाबी रंग की, ये झींगा मछली गुलाबी रंग का कौन कौन रहते हैं? प्याज। अब झींगा मछली तो आप देखिएगा कि जब जल तालाब या समुद्र से कहीं से भी अभी इसे निकालिएगा तो ये इस ग्रे कलर का होता है, वाइट हल्का ग्रे में मिलता है। लेकिन इसको आप तलिएगा, जब तेल में इसको फ्राई कीजिएगा तब इसका रंग गुलाबी कलर का हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? झींगा को गुलाबी मान सकते, ठीक है। गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आते हैं। आप देखते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति के अंतर्गत कौन कौन से फसलें आते हैं? लाल लाल क्या क्या पाए जाते हैं हमारे घर में? टमाटर, ये लाल है। उसके बाद लाल और क्या होता है? मांस। लाल क्या होते हैं? मांस। ये क्या है? लाल क्रांति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो फिर एक बार हम अच्छे से उसको रिपीट कर लेते हैं दोबारा। क्रांति उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण कृषि देखेंगे। क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल और सब्जी उत्पादन बागवानी से संबंधित है। सुनहरी। अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत उसमें बताए थे आपको क्या? उजला, जिसको हम लोग सफेद कहते हैं। सफेद क्या है? तो दूध होते हैं। दूध किसके अंतर्गत आएंगे? श्वेत क्रांति के अंतर्गत। कृष्ण का अर्थ पहले क्या होता है? काला। काला क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम द्वारा गाढ़ा गर्भ होता है, इसको रिफाइन करके फिर हम लोग इसको यूज करते हैं, पतला करते हैं। नीली क्रांति,
नीली क्रांति किसको कहते हैं? मछली के उत्पादन से संबंधित। गोल क्रांति, गोल क्या क्या हम खाते हैं? अंडा खाते हैं, लेकिन अंडा नहीं आते हैं इसके अंतर्गत, अंडा नहीं आते हैं हमारे किचन में, ठीक है। क्या आते हैं किचन में? अक्सर हम यूज करते हैं आलू। भूरी क्रांति, भूरा क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी से संबंधित, मिट्टी में डालने वाला क्या होता है? उर्वरक। पीली क्रांति, तेलहन, फूल से संबंधित हम, सरसों का फूल पीला होता है और सूर्यमुखी का फूल भी पीला होता है, तो ये दो को याद रखेंगे। तो पीली क्रांति, तेल से संबंधित कौन आ गया? पीली क्रांति। रजत क्रांति, अंडा, जो उस समय बताए थे क्या? रजत बहुत से अंडा पसंद करते हैं। इंद्र धनुष क्रांति, ये कृषि संबंधित नवीन क्रांति है, मतलब जो नए नए कृषि में जो भी अब उगाए जाएंगे फसलें, उसको हम क्या कहेंगे? नवीन क्रांति। अमृत क्रांति, अमृत किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। जल कहाँ पाए जाएंगे? नदी से। नदी की परियोजना को हम क्या कहते हैं? अमृत क्रांति कहेंगे। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति किसे कहेंगे? हम कृषि में जो 2 गुना उत्पाद को बढ़ाए या टिकाऊ बना सकते हैं, इसको सदाबहार क्रांति कहेंगे। गुलाबी क्रांति, गुलाबी हमारे किचन में क्या क्या है? तो प्याज और झींगा मछली को हम लोग क्या कह सकते हैं? गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति में, लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन को हम क्या कहते हैं? लाल क्रांति। चलिए आज की क्लास इतना ही रहेंगे, फिर हम कल देखेंगे आगे।